नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, मैं एकलव्य साहू आज आप लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो जितने भी दोस्त हैं इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाकर आप जुड़ सकते हैं। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन है। टोटल 20 प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन ऐसे है जो दोस्तों जो प्रत्येक बार है ना, पिछले जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनमें से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो मैं सिर्फ वैसे क्वेश्चन को करा रहा हूँ जो कि सीजी व्यापम और CGPSC के द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसको छोड़िए करना है, पूरा लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंध रखता है? अगस्त्य ऋषि के, लोमस ऋषि, वाल्मीकि या फिर वशिष्ठ ऋषि के यहाँ से। तो यह तुरतुरिया जो स्थान है दोस्तों छत्तीसगढ़ में बहुत ही महत्वपूर्ण फेमस जगह है तुरतुरिया। तो यह कौन से स्थान पर है और ये कौन से ऋषि से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, वाल्मीकि, है ना। ये वाल्मीकि ऋषि है उनसे संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो ये छत्तीसगढ़ में है ना। तो और यहाँ पर है जो भगवान राम के जो सुपुत्र है ना, लव और कुश, उनका जन्म है ये तुरतुरिया पर है वो हुआ था, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर है जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके जो दिए है ऑप्शन दिए है उनको देखेंगे। तो प्रश्न है, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हैह वंशीय राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, जो कथन सत्य नहीं है उसको पूछा गया है दोस्तों। तो ये वाला लाइन पूरा हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर बात करते हैं। तो चारों ऑप्शन है, देखिए। पहला ऑप्शन बोलता है, मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। दूसरा है, अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था। तीसरा स्टेटमेंट है, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था। और चौथा है, मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवा दिया था। तो यहाँ पर जो इसका जो गलत कथन है दोस्तों वो क्या है, ये महाभारत काल में है ना, पूछा गया था, उस टाइम का क्वेश्चन है ना। तो इसको और CGPSC के द्वारा ही इसको 2020 में इस प्रश्न को है वो पूछा गया है ना। तो इसको भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो कथन गलत है वंशी राजा कौन थे? मयूरध्वज, है ना। उनकी जो कथा है दंत कथा, उसमें जो स्टेटमेंट है उनके आधार पर इसको तैयार किया गया। तो इसमें जो सही कथन नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही है। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, क्योंकि यहाँ पर है दोस्तों जो युधिष्ठिर के द्वारा है वो इसका समाधान है वो नहीं किया गया था। ये पहला स्टेटमेंट बी और डी ये आपका बिल्कुल सही किया है। मयूरध्वज हस्तिनापुर के जो राजा युधिष्ठिर थे उनके समकालीन भी, ये भी छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले थे, उन्हीं के समकालीन थे, है ना। साथ में अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों के लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था, ये भी बिल्कुल सही कथन है। और ऑप्शन डी है वो भी सही है, मयूरध्वज इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवा दिया था, ये दे। लेकिन आपको यहाँ पर जो इस विवाद का जो है ऑप्शन सी है ना, समाधान है वो युधिष्ठिर के द्वारा है वो नहीं किया गया था। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर में। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मूर्धध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन में दिए हैं, आरंग दिए है, खल्लारी, रतनपुर और रायपुर। तो यहाँ से जो आपका जो प्राचीन जनश्रुति है उनके आधार पर जो मूर्धध्वज है राजा थे, है ना, रतनपुर के, उनको निम्न स्थानों से जोड़े, कौन कौन से स्थान से है वो जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन में दिया है आरंग, खल्लारी, रतनपुर और रायपुर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो है वो एक तो संबंध है आपका आरंग से है और दूसरा आपका रतनपुर से है यहाँ पर, है ना। क्योंकि जो कि प्राचीन जनश्रुति है उनके आधार पर क्या था, जो राजा मूर्धध्वज की है उनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, रतनपुर थी, है ना। रतनपुर है जो उस समय क्या थे, मणिपुर के थे, और उसके साथ उनका जो पुत्र थे जिनका नाम था ताम्र ध्वज।
उनका नाम था ताम्रध्वज। वो भी क्या है उसी क्षेत्र में क्या है उन्होंने दोनों ने शासन है वो किया था। इसके आधार पर दोनों का संबंध है वो रतनपुर और आरंग, ये दोनों है, इनका जो संबंध है रतनपुर और आरंग से दोनों स्थान से है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन 1 और 3 है, ये दोनों वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है ना, ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? रघुवंश, महाभारत, आदि पुराण, अर्थशास्त्र, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर जो ऋषभ तीर्थ जी है उनकी जानकारी है वो साहित्यिक स्रोत है। तो क्या चीज़ है, तो इनका जो है वो है आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, महाभारत, है ना। ऋषभ देव महाभारत कालीन व्यक्तित्व थे दोस्तों, और इनका जो साहित्य स्रोत है वो महाभारत से ही इनके जानकारी ऋषभ तीर्थ के बारे में है वो जानकारी है वो मिलता है। ऋषभ तीर्थ दोस्तों यहाँ पर गुंजी, जिसको दमोदरा, जो कि क्या है जांजगीर चांपा में क्या है स्थित है ना। इस तीर्थ की जो जानकारी है का जो प्रमुख स्रोत है वो महाभारत जो ग्रंथ है महाकाव्य है ना, उनमें है इनकी जानकारी है वो प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? सिंघनपुर का, नारायणपुर का, शिवपुर का या फिर रतनपुर का? तो यहाँ पर दोस्तों जो महाभारत के अनुसार है छत्तीसगढ़ प्रदेश है उनका ऐतिहासिक स्थल क्या था? रत्नावलीपुरी। उनका जो नाम है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रतनपुर। जो रत्नावलीपुरी था उसका जो नाम है वो रतनपुर था। महाभारत के समय यहाँ पर जो रतनपुर है उनका ही नाम क्या था? रत्नावलीपुरी था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला है, आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? विष्णु की, शिवलिंग की, आदिनाथ की या फिर बुद्ध की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आनंद प्रभु कुटी है विहार है दोस्तों स्थापित है, वहाँ पर किसकी कौन से महान पुरुष है जिनका मूर्ति है वो स्थापित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, बुद्ध जी है। उनका जो प्रतिमा है आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित है वो किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर छत्तीसगढ़ आए थे? अवदान शतक, अंगुत्तर निकाय, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से कौन सा ग्रंथ है दोस्तों जिससे ये सिद्ध होता है कि जो गौतम बुद्ध है वो छत्तीसगढ़ है वो आए थे? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अवदान शतक है दोस्तों, इनके आधार पर है, यहीं से है वो जानकारी मिली थी कि गौतम बुद्ध है ना वो छत्तीसगढ़ में आए थे और यहाँ पर है वो निवास किए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको 4 से 5 बार है वो 4 से 5 बार है इसको प्रश्न है वो व्यापम के द्वारा लिया जा चुका है, जो तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये है, चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है मध्य प्रदेश को, झारखंड को, बिहार को या फिर छत्तीसगढ़ को? तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य है दोस्तों चेदी महाजनपद के अंतर्गत है वो आता है। हाँ, तो टोटल महाजनपद है दोस्तों वो 16, जिनकी संख्या 16 है, जिनमें से एक है चेदी महाजनपद है ना, उनमें छत्तीसगढ़ है वो आता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो चेदी महाजनपद है उनमें जो 16 है वो तो फिक्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इनकी जो राजधानी है वो क्या थी? ये जो 16 जो महाजनपद थे उनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? सुक्तिमती है ना, उनकी जो राजधानी थी क्या थी? वो सुक्तिमती है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और इसको दोस्तों यहाँ पर है जो छत्तीसगढ़ है उस इसी के आधार पर इसका अपभ्रंश मान के चेदी महाजनपद का अपभ्रंश मानकर ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ है वो बोला गया था। इसी आधार पर है जो छत्तीसगढ़ का नाम में पड़ा है, ऐसे करके बहुत सारे साहित्यकार है वो लोग भी बताए हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और यहाँ पर उसका जो आंसर है उसको आपको देना है। तो पहला स्टेटमेंट बोलते हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। पहला स्टेटमेंट बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, छत्तीस सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और तीसरा स्टेटमेंट बोलते हैं,
अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग है मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। और दूसरे स्टेट में बात करते हैं छत्तीसगढ़ जो सरगुजा क्षेत्र की जो सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। तो ये वाला बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर है मौर्यकालीन अभिलेख है वो प्राप्त, या फिर शिलालेख है वो प्राप्त नहीं हुए, अभिलेख है वो प्राप्त नहीं हुए हैं, है ना। तो ये भी सिद्ध है, यहाँ से कोई भी शिलालेख है वो नहीं में होते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। ये वाला आपको स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या है, सॉरी सॉरी ये मैं गलत बोल दिया था। यहाँ पर देखिए दूसरे स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है ना। पहला और दूसरे स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि जो है आपका प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, है ना। और मध्य छत्तीसगढ़ कलिंग विजय के पश्चात है वो क्या है, तो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना था। इससे क्या है पुष्टि अशोक के शिलालेख से है वो क्या होता है, नहीं होता है ना। तो इसको ध्यान में रखिए। और साथ में दूसरा जो प्राचीन जनश्रुति है उनके आधार पर जब अशोक है वो क्या थे, कलिंग विजय के लिए आया था, तो वह क्या कहते छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा क्षेत्र से क्या थे गुजरा था, जिसका प्रमाण जोगी मार्ग की गुफा में स्थित जो शिलालेख है यहाँ पर है, उनसे है वो जानकारी मिलता है ना। तो इसको भी, और इस जो वहाँ पर जो शिलालेख लिखा हुआ है उनकी जो लिपि है ना, जिनका जो भाषा था, भाषा क्या था वहाँ का, उस भाषा क्या था, पाली था। और उनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि थे, है ना। भाषा पाली और लिपि है वो ब्राह्मी थे। साथ ही यहाँ पर जो बहुत ही फेमस है देवदत्त और सूतनिका की प्रेम गाथा का वर्णन है वो इसी गुफा जोगी मारा गुफा से है वो प्राप्त हुए हैं। तो इनको है दोस्तों, इसी आधार पर है वो जो आपका जो क्या है मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित है, ऐसा करके माना गया है, पुष्टि होता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है उसको हमें देखना है। तो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से जो सत्य कथन है उसको हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पहला स्टेटमेंट है क्या बोलते हैं, दक्षिण कोसल पर मौर्य सम्राट अशोक ने अधिकार किया था। दूसरा है, उस समय दक्षिण कोसल कलिंग राज्य के अंतर्गत आता था। तीसरा है, मौर्य काल के 2 अभिलेख छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र से प्राप्त हुए। और मौर्य काल की एक प्रस्तर नाट्यशाला सरगुजा क्षेत्र के रामगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही स्टेटमेंट है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण कोसल पर मौर्य सम्राट अशोक ने अधिकार किया था, क्योंकि कलिंग विजय के टाइम है दोस्तों, वहाँ पर है वो क्या है, छत्तीसगढ़ है, दक्षिण कोसल है वो उसके अधीन है वो हो गया था, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है, सीता बिंगरा, जोगी मारा, किरारी या फिर गुंजी में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो देवदत्त और सुतनिका की जो प्रेम गाथा है ना, उनका जो उल्लेख है वो कहाँ से, जोगी मारा की जो शिलालेख प्राप्त है उनसे है इसकी जानकारी है वो मिला है। यहाँ से देवदत्त नामक नर्तक और जो सुतनुका है दोस्तों उनकी जो प्रेम गाथा का वर्णन है वो यहीं से है वो प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लगातार है वो 3 से 4 बार है वो पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं, रायगढ़ से, मैनपाट से, रामगढ़ से या फिर बैला डीला से। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो रामगढ़ है ना, जो कि कहाँ पर है, सरगुजा में है ना। रामगढ़ कहाँ पर है, सरगुजा में है। ये आपका सरगुजा की पहाड़ी में है स्थित है, जहाँ से सीता बिंगरा गुफा में प्राचीनतम थिएटर का जो दोस्तों साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ है, जो क्या है मौर्य काल से है वो संबंध है वो उसको बताते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। इसको पूछता है एक बार है वो 2020 में इस प्रश्न को है पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यह कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व के सिक्के ईसा पूर्व 2री सदी से संबंधित है। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है, ताम्र मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा,
आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो पुरातत्व के सिक्के यहाँ से ईसा पूर्व से पहले प्राप्त हुए या फिर ईस्वी में बाद, है ना, उनको आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले? दुर्ग से, रायगढ़ से, बिलासपुर से या फिर रायगढ़ से? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बिलासपुर से दोस्तों कुषाण वंश के जो सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर है ना, बिलासपुर है। अभी जो यहाँ से एक है बिलासपुर है, दूसरा आपका रायगढ़ जहाँ तेलीकेट है ना, तेलीकोट है, वहाँ से प्राप्त हुए थे सिक्के। और आपका तीसरा है कोरबा से है वो प्राप्त हुआ था, है ना, ये कोरबा से है वो प्राप्त हुए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश या फिर सातवाहन वंश? तो यहाँ पर जो प्राचीन छत्तीसगढ़ है दोस्तों उसमें कौन से राजवंश का शासन है वो चलता था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल से हो जाएगा, सातवाहन वंश है ना। यहाँ से बिलासपुर के जो किरारी है वहाँ से प्राप्त जो काष्ठ स्तंभ है उससे जानकारी जो मिला है वो किसके बारे में मिला है? तो ये सातवाहन वंश के बारे में है वो जानकारी मिला है, और इनके ही पूरा वर्णन है वो मिलता है ना। क्योंकि जो जांजगीर जिला है वहाँ पर किरारी ग्राम है, वहीं से है। कब मिला था? 1921 में। 1921 में काष्ठ स्तंभ है वो प्राप्त किए गए थे, जिससे क्या थे, सातवाहन कालीन जो राजवंश है उनसे संबंधित जानकारी है वो बहुत है वो प्राप्त हुए थे। जो यहाँ से जो काष्ठ स्तंभ है वो प्राप्त हुए थे दोस्तों, उनको है वो महंत गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में है वो संरक्षित करके अभी भी रखा गया है। जब अभी आप कभी भी वहां पर जाओगे तो इसको है वो देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद नाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? शिरपुर से, राजिम से, पचराही से या फिर किरारी से? तो यहाँ पर है दोस्तों, जो यहाँ पर जो सातवाहन वंश के जो पद अधिकारी थे, मतलब जितने भी वर्ग थे, मंत्री, मुखिया, है ना, सेनापति, इन सब के जो पद नाम थे वो कौन से अभिलेख से है उसकी जानकारी है वो मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर जब किरारी अभिलेख है दोस्तों, किरारी अभिलेख से हमें जानकारी मिलते है कि जितने भी उस टाइम सातवाहन वंश के जितने भी पदाधिकारी थे, है ना, उनका नाम है के बारे में जानकारी है किरारी अभिलेख से है वो प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था? पाल से, चकरबेड़ा से, रतनपुर से या फिर मल्हार से? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बिलासपुर जिले है वहाँ के जो स्थान है, एक मुख्य स्थान है चकरबेड़ा, वहाँ से है इनका जो प्राप्त है जो सिक्का है वो प्राप्त किया गया था दोस्तों, जिसके वजह से जानकारी मिलती है कि भारत का जो व्यापार का संबंध है वो रोम साम्राज्य से था, है ना। तो इससे तो ये जो सिक्के प्राप्त हुए चकरबेड़ा से है वो प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सातवाहन नरेश अपिलक की एकमात्र मुद्रा जांजगीर चांपा जिले की किस स्थान से प्राप्त हुई? यहाँ पर एक मुद्रा प्राप्त हुआ दोस्तों, एकमात्र मुद्रा प्राप्त हुए जांजगीर चांपा जिले के, है ना। तो कौन से स्थान से प्राप्त हुआ था वो? बालपुर से, पुशौर से, तमनार से या फिर लैलूंगा से? तो यहाँ पर तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, बालपुर से है दोस्तों। यहाँ पर जो सातवाहन नरेश से अपिला के उनकी जो मुद्रा है वो प्राप्त किया गया है। तो सातवाहन कालीन मुद्राओं के जो प्राप्ति स्थल है दोस्तों उसमें कुछ है वो उसको देखिए। पहला था क्या था आपका मल्हार था, है ना, यहाँ से मल्हार है जो बिलासपुर में है, वहाँ से अपिलक की मुद्रा है वो प्राप्त किया गया था। दूसरा है आपका बालपुर है ना, यहाँ से ये बालपुर है वो जांजगीर चांपा में है ना, जांजगीर चांपा में है। तो यहाँ से आपका अपिलक की जो मुद्रा है वो भी प्राप्त किए गए थे। और तीसरा है आपका, तीसरे नंबर में आता है चकरबेड़ा, है ना,
तीसरे नंबर पे है दोस्तों चकरपुड़ी, बिलासपुर में है। जो रोमकालीन स्वर्ण सिक्के है वो यहाँ से है वो प्राप्त किए गए। तो 2 जगह से आपका अपिलक्य है, मल्हार और बालपुर से, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर दमोदर नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गाय दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? कबरा पहाड़, पाली, गुंजी ग्राम शक्ति या फिर बैकुंठपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। गुंजी ग्राम शक्ति है दोस्तों, जहाँ से हमें जानकारी मिलती है। तो जो गुंजी अभिलेख है ना, गुंजी में है, गुंजी अभिलेख है, वहाँ से दोस्तों एक जानकारी मिला है। गुंजी अभिलेख से क्या है जानकारी मिला है, जिसमें सातवाहन वंशी है ना, सातवाहन वंश है उनकी जानकारी है वो प्राप्त होता है। जो क्या है राजा वर्दत्त श्री का अभिलेख है। यहाँ पर गुंजी में ही पाया गया था अभिलेख। वो किसका अभिलेख था? वरदत्त श्री का अभिलेख है। इस अभिलेख से में जानकारी मिलता है कि वरदत्त श्री द्वारा अपने आयु वृद्धि के लिए ब्राह्मणों को 1000 गाय है वो दान में दिया गया था। तो ये चीज है बोला गया था दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न है 20वां नंबर का है ये प्रश्न है ना। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? यहाँ पर शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र या फिर महीपाल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही। समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति उसमें कौशल के जो शासक था उसका जो नाम क्या था? महेंद्र था। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।